हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग जो टॉपिक देखेंगे कोरोशन अर्थात संक्षारण। तो सबसे पहले हम लोग यह जानें कि संक्षारण होता क्या है। जैसे लोहा को आप यदि ज़मीन के नीचे या ज़मीन के ऊपर भी छोड़ देते हैं तो कुछ दिन के बाद देखते हैं कि उसमें जंग लग जाता है, यानी कि लोहा खराब हो जाता है। उसी प्रकार अगर चांदी को या तांबा को भी अगर हम बहुत दिन छोड़ देते हैं तो तांबा को देखिएगा या तांबा के सिक्का को कि उस पर हरे रंग का एक अस्तर आ जाता है या चांदी का कलर डिस्कलर हो जाता है। तो इस सभी में धातु के ऊपर कोई ना कोई रासायनिक क्रिया होती है, अर्थात उसके ऊपर ऑक्साइड का एक परत जम जाता है और धातु धीरे 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 उस वक्त कमज़ोर होने लगता है, तो उसे ही हम संक्षारण कहेंगे। तो बाय डिफिनीशन उसका डिफिनीशन के द्वारा हम लोग देखें कि संक्षारण किसको कहेंगे कि धातु को खुली हवा में छोड़ने पर उसमें सूक्ष्म छिद्र बन जाता है तथा धातु की शक्ति छिन्न हो जाती है, जिसे संक्षारण कहा जाता है। इन प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन डीके ऑफ मेटल इज कॉल्ड कोरोशन। डीके ऑफ मेटल यानी धातु का क्षरण क्या कहा जाता है? संक्षारण। संक्षेप में हम लोग कह सकते हैं धातु का क्षरण को संक्षारण कहा जाता है। तो यह एक संक्षारण क्या है कि यह एक इलेक्ट्रोकेमिकल वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया है जो धातु के अंदर होते रहता है। तो किसकी उपस्थिति में? तो वायुमंडलीय ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति में, यानी कि संक्षारण होने के लिए नमी का होना आवश्यक है। जैसे कि अगर हम लोहा को एक पन्नी के अंदर उसको बांध कर छोड़ दें तो लोहा में जंग नहीं लगता है। इसका मतलब कि उस लोहा का संपर्क वायुमंडल के साथ हो जाता है और वायुमंडल के साथ होता है तो वह धातु में एक रासायनिक क्रिया होती है, वैद्युत रासायनिक क्रिया होती है और उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? संक्षारण। तो धातु को खुली हवा में छोड़ने पर उसमें सूक्ष्म छिद्र बन जाता है तथा धातु की शक्ति छिन्न हो जाती है, जिसे संक्षारण कहा जाता है। तो अब इसमें होता क्या है, जैसे कि लोहा का एक टुकड़ा ले लें। लोहा को अगर हम ज़मीन पर रख दें वायुमंडल की उपस्थिति में तो लोहा धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है और उसे हम लोग रस्टिंग ऑफ आयरन या लोहा का जंग लगना कहते हैं। तो उसमें कौन सी रासायनिक क्रिया होती है ज़रा हम लोग यहाँ पर देखेंगे। जब भी संक्षारण की क्रिया होती है तो उसमें उसके ऊपर धातु का ऑक्साइड बन जाता है और धीरे धीरे वह कमज़ोर होने लगता है और कमज़ोर होने के कारण धातु की शक्ति धीरे धीरे छिन्न हो जाती है। जैसे हम लोग एक लोहा का टुकड़ा लें, Fe लोहा। तो ये लोहा अगर हम बंद करके पन्नी के अंदर रख दें या इसके ऊपर कोई पेंट लगा दें तो यह खराब नहीं होता है, मतलब इसमें कोई ना कोई रासायनिक क्रिया होती है। तो इस Fe पर यहाँ को जब हम वायुमंडल में छोड़ते हैं तो वायुमंडल में दो चीज़ है, एक जल वाष्प है, दूसरा ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है। तो यहाँ वायुमंडल में जो उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड है और जल है, यह एक इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। कैसे, ज़रा इसको हम लोग देखेंगे। H2 और CO2 दोनों मिलकर बनाया H2CO3 और इसको हम लोग कहेंगे कार्बोनिक एसिड। ये कार्बोनिक एसिड कैसे बना? तो वायुमंडल में उपस्थित H2O और वायुमंडल में उपस्थित CO2, H2O और CO2 मिलकर बनाया कार्बोनिक एसिड। और यह एक इलेक्ट्रोलाइट वैद्युत अपघट्ट की तरह कार्य करता है। इट एक्ट्स एज इलेक्ट्रोलाइट। हाउ?
इसको हम लोग तो H2CO3। अब इसको हम अगर यहाँ लें तो हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर 4H प्लस, आगे हम लोग देखेंगे कि 2 क्यों लिए, और प्लस 2CO3 माइनस माइनस, यानी कि यह H प्लस आयन वैद्युत अपघट्ट के रूप में हमको क्या मिल गया, यहाँ अम्ल मिल गया, हाइड्रोजन आयन। यह कार्बोनिक अम्ल, यानी कि यह वातावरण से H2O और CO2 मिलकर कार्बोनिक अम्ल बनाया, और यह कार्बोनिक अम्ल हाइड्रोजन आयन में टूट गया। और यही हाइड्रोजन आयन में टूटने के कारण अब वहाँ पर वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया होना शुरू करता है। तो इस लोहे के सतह पर Fe है, तो बहुत सा Fe का टुकड़ा है, कण है। तो यहाँ पर एक वैद्युत रासायनिक क्रिया होगी जिसमें Fe एनोड की तरह काम करेगा। तो एनोड पर यह Fe प्लस प्लस में कन्वर्ट हो गया। तो 2Fe लिए तो यहाँ पर 2Fe प्लस, तो एक Fe पर 2 प्लस चार्ज, तो 2Fe पर 4 प्लस चार्ज आ गया। मतलब इसने कितना इलेक्ट्रॉन दिया, 4 इलेक्ट्रॉन दे दिया। एक Fe 2 इलेक्ट्रॉन दिया तो 2Fe मिलकर 4 इलेक्ट्रॉन दे दिया। यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, किसने, आयरन के ने। मतलब कि यहाँ Fe जो कण था वह किस तरह का काम किया, एनोड, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। Fe का ऑक्सीकरण हो गया। अब इसमें जो ये 2 इलेक्ट्रॉन दिया, एक Fe एक इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन आगे की ओर बढ़ना शुरू हुआ। मतलब कि लोहे के अंदर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह शुरू हो गया। अब यह आगे की ओर बढ़ते गया तो किसी स्पॉट पे यह ऑक्सीजन इसको मिल जाएगा, कहाँ से, वायुमंडल से। तो वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन और ये O2 वायुमंडल में है, और कार्बोनिक एसिड का हाइड्रोजन है, दोनों मिलके 4H प्लस। तो इस पर तो प्लस चार्ज है। अब यह H2O बनाएगा तो ये न्यूट्रल मोलेकुल बनेगा, तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से प्राप्त हुआ, तो जो Fe 4 इलेक्ट्रॉन दिया था वह 4 प्लस मिलकर यह इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब इसको देखिए, H प्लस 1 तो 4H प्लस 4E। अब यह 4H और 2O2 मिलकर क्या बना लिया, 2H2O। मतलब इसके सतह पर O2 और इसके सतह पर 4H मिलके क्या बना लिया, H2O बना लिया। अब धातु के सतह पर H2O बन गया और Fe ऑक्सीडाइज हो गया, Fe प्लस प्लस में। अब तो यहाँ पर इसका ऑक्सीकरण अवस्था 0 और इसका ऑक्सीकरण अवस्था -2। तो 0 से घटकर कितना हो गया, -2। मतलब इसका क्या हो गया, रिडक्शन, अर्थात अवकरण। तो वैसा क्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों हो गया, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन हो गया। तो इसमें ये काम कहाँ पर हुआ, तो कैथोड पर। तो O2 किस रूप में वर्क किया, कैथोड के रूप में, और Fe क्या चीज़ के रूप में काम किया, एनोड के रूप में। अब दोनों को अगर हम जोड़ दें तो टोटल रिएक्शन क्या हो गया, इस पर हम लोग विचार करें। यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन इसने दिया था, 4 इलेक्ट्रॉन ले लिया, ठीक है। अब यहाँ हम लोग देखें तो ये बना क्या चीज़, 2Fe प्लस O2 प्लस 4H प्लस, और इधर बन गया 2Fe प्लस प्लस
प्लस 2H2। मतलब वायुमंडलीय ऑक्सीजन की उपस्थिति में लोहा ऑक्सीकृत होकर Fe++ में ऑक्सीकृत हो गया। अब Fe++ में ऑक्सीकृत हो गया। अब हम लोग यहाँ पर देखें कि एनोड पर तो रिएक्शन हुआ 2Fe, Fe++, इसने इलेक्ट्रॉन दिया 4, और कैथोड पर जो रिएक्शन हुआ यहाँ पर O2 वायुमंडलीय ऑक्सीजन वैद्युत अपघट्ट का हाइड्रोजन आयन लेकर क्या चीज़ में कन्वर्ट हो गया, H2O में। तो ये दोनों रिएक्शन, एनोड रिएक्शन और कैथोड रिएक्शन दोनों हो गया। मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, वैद्युत रासायनिक क्रिया यहाँ पर हुई। अब इस वैद्युत रासायनिक क्रिया में हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर Fe जो है Fe++ में कन्वर्ट हो गया और यहाँ H2O है। अब Fe++ में जो कन्वर्ट हो गया इसका पुनः ऑक्सीकरण होगा और वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन का पुनः ऑक्सीकरण होगा और Fe++ 2Fe++ और यह H2 वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन को लेकर यह बना लेगा Fe2O3, Fe2 और ऑक्सीजन 2 और यहाँ हाफ 3, Fe2O3 का निर्माण करेगा और प्लस 4H+, 2 दूना 4 हाइड्रोजन आयन। मतलब यह वायुमंडल से जो जितना हाइड्रोजन आयन इलेक्ट्रोलाइट का लिया था उसको यह वापस कर दिया। तो हमें लोहा किस रूप में अब परिवर्तित हो गया, Fe2O3, और इसके साथ जल के अणु संचित हो जाते हैं, एसोसिएट हो जाते हैं। Fe2O3 इंटू XH2O, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, इसको कहा जाता है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, और इसे ही हम लोग कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहा का जंग लगना। अब हम लोग यहाँ पर एक और चीज़ देखेंगे कि लोहा का जंग लगना मतलब यहाँ ये जंग तो लग गया, तो यहाँ जंग लगना मतलब यहाँ पर एक इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन हुआ। तो इसमें कहीं भी इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होगा तो उसमें विद्युत धारा उत्पन्न होगा। तो कितना वोल्ट का विद्युत धारा उत्पन्न हो जाता है इसमें यह भी देखना जरूरी है। तो हम लोगों ने यहाँ देखा कि एनोड पर जो यह अभिक्रिया होती है तो इसका E0 Fe++ के रूप में जो यह कन्वर्ट होगा इसका मान होता है -0.44 वोल्ट। और कैथोड पर जो ये रिएक्शन होता है इसमें इसका E0 का मान होता है E0 बराबर H+, चूँकि हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति में होता है, और यह O2 क्या चीज़ में कन्वर्ट हुआ, H2O। अब हम लोग देखें यहाँ पर तो कैथोड पर इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर E0 बराबर H+ आयन की उपस्थिति में यह O2 क्या चीज़ में कन्वर्ट हुआ, H2। O2 क्या चीज़ में कन्वर्ट हुआ, H2O में, और इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान 1.23 वोल्ट होता है। तो एनोड पर यहाँ पर ऑक्सीडेशन और कैथोड पर रिडक्शन। तो हम जानते हैं E बराबर E राइट माइनस E लेफ्ट। तो यहाँ पर ये राइट है और ये लेफ्ट है। एनोड लेफ्ट में होता है और कैथोड राइट में होता है। तो E राइट माइनस E लेफ्ट, तो राइट में जो यहाँ कैथोड है यहाँ 1.23 वोल्ट माइनस, और लेफ्ट के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान हो गया -0.44 वोल्ट।
अब जरा हम दोनों को जोड़ते हैं तो 1.23 प्लस 0.44 वोल्ट बराबर 1.67 वोल्ट। अर्थात लोहा में जब जंग लगता है तो वहाँ एक वैद्युत रासायनिक क्रिया होती है जिसमें 1.67 वोल्ट की विद्युत धारा उत्पन्न होती है। इसमें खराब नहीं हो तो सबसे पहले उसमें जंग लगने से बचने के लिए सबसे पहले उसके ऊपर हम पहला उस पर क्या कर दें, अगर पेंट कर दें तो उसमें वातावरण से उसका संपर्क टूट जाएगा। अथवा उसके ऊपर एक केमिकल होता है जिसे कहा जाता है बिस्फेनॉल। अगर इसको लगा देते हैं तो उसका वायुमंडलीय संपर्क घट जाता है। अथवा जो सबसे ज़्यादा कॉमन है जिसको हम लोग कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। जस्तीकरण। तो लोहा पर अक्सर आपसे पूछा जाता है कि जस्तीकरण क्या है। तो लोहा को जंग लगने से बचाने के लिए उसके ऊपर जस्ता का एक परत लगा दिया जाता है जिसे लोहे का जस्तीकरण कहा जाता है। When a layer of zinc is deposited over iron to protect it from rusting, then that process is called galvanization। जैसे लोहे का एक पाइप है तो इसके ऊपर क्या चीज़ का परत लगा दिया जाएगा, जस्ता का। इसके ऊपर क्या चीज़ का परत, जस्ता का। तो इससे क्या होगा कि इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस में जस्ता जो है ज़्यादा ऑक्सीडाइज होता है किसके अपेक्षा, लोहे की अपेक्षा। तो लोहा और जस्ता में पहले कौन ऑक्सीकृत हो जाएगा, जस्ता होगा, और इस तरह लोहा बच जाएगा खराब होने से, जंग लगने से। तो इसको हम लोग कहेंगे गैल्वेनाइजेशन। इसके लिए इसको लोहा को बचाने के लिए या किसी भी धातु को बचाने के लिए कुछ और है, जैसे हम लोग एसेन टीन का भी उपयोग करते हैं या मैग्नीशियम का भी उपयोग करते हैं। तो जब इसका उपयोग करते हैं तो ये दोनों एसेन है या मैग्नीशियम है या जिंक, यह क्षतिग्रस्त हो जाता है, परंतु जिस धातु के ऊपर इसे लगाया जाता है वह बचा हुआ रह जाता है। इसको हम लोग कहेंगे गैल्वेनाइजेशन। इसको सैक्रिफिशियल जिंक, इस जस्तीकरण को सैक्रिफिशियल जिंक, हिंदी में इसको कहा जाता है बलिदानी जस्ता। चलिए, यह सैक्रिफिशियल जिंक या बलिदानी जस्ता क्या हुआ कि जैसे कि लोहा को बचाने के लिए जस्ता ने क्या किया, अपना बलिदान दे दिया, माने खुद खराब हो गया परंतु लोहा को बचा लिया, और इसीलिए इसको कहते हैं बलिदानी जस्ता, सैक्रिफिशियल जिंक। तो टू प्रोटेक्ट आयरन, जिंक इज कोटेड ओवर आयरन विच इज कॉल्ड सैक्रिफिशियल जिंक। लोहा को जंग लगने से बचाने के लिए उस पर एक जस्ता का परत चढ़ा दिया जाता है जिसे बलिदानी जस्ता कहा जाता है। शहरी क्षेत्र में जहाँ नाला बना हुआ रहता है, उस नाले के अंदर लोहे की बड़ी बड़ी पाइप लगी हुई होती है, उसमें हमेशा कचरा जाता है, पानी जाता है, तो उसको में जंग लगने की संभावना अधिक होती है। तो उसमें मैग्नीशियम का एक तार क्या किया